इसके पहले क्वेश्चन जो है ना, इसके पहले वाले क्लास में एक एक 80 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ते 81 नंबर क्वेश्चन से, आज पूरा खत्म कर लेते हैं। इस बार पूरे टोटल का जो है ना एक बार क्यू रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 बताइएगा। कह रहा है कि तारक रश्मियाँ निकलती है, बताइए किससे। तारक काय से। तारक काय से। कह रहा है तारक रश्मियाँ निकलती है, किससे निकलती है, तो निकलती है तारा काय से। किससे निकलती है, तारा काय से। आगे कह रहा है कि तारक रश्मियाँ जो है ना तारा काय से निकलती है। ठीक है, आगे कह रहा है तारा काय क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, इसकी खोज बोवेरी ने 1888 में किया था। तो तारा काय की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज 1888 में बोवेरी। बोवेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ताराकाय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना रहता है, जिसे ताराकाय केंद्र कहते हैं। आगे कह रहा है कि यह जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इनमें से एक एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरफ तारक रश्मियाँ दिखाई पड़ती है। आगे कह रहा है कि तारकाय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है, और यह कोशिका में सिलियाँ एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है, और यह कोशिका का प्रजनन अंग कहलाता है। आगे कह रहा है कि अंग अर्ध गुणसूत्र क्या है, अर्ध गुणसूत्र। कह रहा है कि प्रत्येक जीव की कोशिकाएं में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, जिससे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं यार, ये सेंट्रोमियर कहते हैं। और इसके पश्चात गुणसूत्रों की लंबाई दो अर्धभागों के विभाजन में होता है, परंतु दोनों अर्धभाग एक दूसरे की क्या होती है, सेंट्रोमीटर से क्या होती है, सेंट्रोमियर। जुड़ी रहती है, सेंट्रोमीटर से जुड़ी रहती है। प्रत्येक अर्धभाग को अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है, तो कह रहा है कोशिका द्रव के बारे में। कह रहा है जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कह रहा है कोशिका द्रव किसे कहेंगे, तो जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। आगे का उदाहरण में अंतःप्रोतोजलिका, राइबोसोम, गोल्गी क्वाय और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राजधानी, तारकाय, माइट्रोट्यूबुलस, ये सभी है। आगे कह रहा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है। कह रहा है कोशिका झिल्ली के बारे में कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे कह रहा है यह झिल्ली जीवित या अर्ध परागम होती है, क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर जा सकते हैं, अतः इसको चयनात्मक परागम झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड या लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें दो परत प्रोटीन तथा इनके बीच एक लिपिड का रहता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन कि आधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है, बताइए क्या होगा। सल्फर सल्फर है। है, सल्फर। क्या है, तो सल्फर है। आधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है, तो सल्फर है। कह रहा है सल्फर आधात्विक खनिज का उदाहरण है। से सभी विकल्प क्या है, धात्विक खनिज के उदाहरण है। कह रहा है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आगे कह रहा है खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है। खनिज जो होता है ना, प्राकृतिक में अनेक रूपों में पाया जाता है, जिनमें कठोर, हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज होता है। पहला है धात्विक खनिज, किसे कहते हैं, तो कह रहा है जिन खनिजों में एक या अधिक प्रकार की धातुएं एक निश्चित संरचना में होती है, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। कह रहा है धात्विक खनिज किसे कहेंगे, जिन खनिजों में एक या अधिक प्रकार की धातुएं का एक निश्चित संरचना होती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और ये चमकदार एवं कठोर प्रकृति की होती है। आगे कह रहा है अधात्विक खनिज, ये क्या है, तो कह रहा है कि अधात्विक खनिज में उनके घटक के रूप में कोई धात्विक यौगिक नहीं होता है, ये भंगुर तथा चमक विहीन होते हैं। आगे कह रहा है कि ऊर्जा खनिज क्या है, तो कह रहा है जिन खनिजों का उपयोग से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। खनिज 3 प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है, एक ऊर्जा खनिज होता है। तो धात्विक में ना 3 प्रकार का होता है। धात्विक में कौन कौन होता है, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। इसमें क्या क्या है, तो लौह धातु में क्या है, जैसे लोहा, अयस्क है, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट आदि। ठीक है, लौह धातु खनिज में क्या है, तो लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट है। अलौह धातु में क्या है, तो तांबा है, सीसा है, जस्ता है, टीन है, बॉक्साइट है। और बहुमूल्य खनिज में क्या है, तो सोना है,
प्लेटिनम है, चांदी है, ये सभी बहुमूल्य खनिज में है। आगे कह रहा अधात्विक खनिज में कौन कौन आता है, तो अभ्रक आता है, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर है सभी, ठीक है। आगे कह रहा ऊर्जा खनिज में क्या क्या है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, तो ऊर्जा खनिज है। तो याद रखिएगा कि धात्विक में आएगा लौह, लौह 3 आता है, लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज। लौह में बोलेगा तो लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। अलौह धातु में तांबा, सीसा, जस्ता, टिन व ऑक्साइड। बहुमूल्य खनिज में आएगा सोना, चांदी और प्लेटिनम। आइए क्वेश्चन है 83 पे। 83 में क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, बताइए। नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। कह रहा है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। आगे कह रहा है कि सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है। आगे कह रहा है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। कह रहा है वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती है। कह रहा है कि नाभिकीय संलयन किसे कहेंगे, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त रूप से होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। आगे कह रहा है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान सदैव क्षति होती है, और जो आइंस्टीन के कारण समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। आगे कह रहा है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की अति उच्च ताप लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर होती है, इस कारण इसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे आगे कह रहा है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा। कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा प्रकाश का कारण तथा हाइड्रोजन बम की कार्यविधि का कारण है, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। जैसे क्या है ना कि मतलब क्या है, तो 1H2 1H3 और इसका अभिक्रिया करवाएं 2H हीलियम 4 और वो नाइट्रोजन 1 प्लस ऊर्जा हाइड्रोजन बम में क्या है, परिवर्तित हुआ है। आगे कह रहा है सूर्य में होने वाले संलयन अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु मतलब 4 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम मतलब 2H4 परमाणु बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में 26.7 MeV ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आगे कह रहा है कि सूर्य के क्रोड का तापमान कितना होता है, तो यह क्या है, 15 पर कितना है, इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख है। प्रकाश मंडल का 6,000 डिग्री सेल्सियस तथा वर्ण मंडल बोलेगा तो कितना होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस। यथा किरीट या कोरोना का बोलेगा तो 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सूर्य क्रोड का तापमान बोले 1 करोड़ 50 लाख प्रकाश मंडल का और 6,000 डिग्री सेल्सियस वर्ण मंडल का और 32,400 सेल्सियस तथा किरीट या कोरोना का अब 27 लाख डिग्री सेल्सियस है। आगे कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, तो कह रहा है कि वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा का एक विशाल राशि में वियुक्त होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो कह रहा है ना नाभिकीय विखंडन क्या है, तो कह रहा है वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आगे कह रहा है 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रॉमेंस ने बताया कि यूरेनियम 9237 के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन के प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर मतलब क्या है, इसमें BA से क्या पढ़ेंगे, इसमें होगा बेरिलियम, ठीक है। BA से बेरिलियम, BE से बेरियम होता है। और इसमें क्रिप्टॉन है 36 क्रिप्टॉन 92 में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि क्या होती है, विमुक्त होती है। इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है और द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन की समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे कह रहा है कि परमाणु बम तथा ऊर्जा प्रदान करने वाले नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आगे कह रहा है कि दहन के बारे में कह रहा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसे जलने की क्रिया का दहन कहते हैं। आगे कह रहा है उदाहरण में लकड़ी, ईंधन, प्रोपेन इत्यादि। आगे कह रहा है कॉस्मिक किरणें या विकिरण।
कह रहा है कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होती है। इसकी गति लगभग प्रकाश की गति से क्या होती है, समान होती है और पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर कह रहा है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कह रहा है जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कह रहा है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, मतलब अवर्णीय लवक कहते हैं। लवक क्या है? मतलब प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुक्ता अंडाकार, गोलाकार या तस्तरीनुमा होते हैं। इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे त्रानुमा, फीतानुमा, कुंडलकार आदि भी हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे आइए। 3 होता है ना, एक होता है वर्णीय लवक होता है मतलब ल्यूकोप्लास्ट होता है, और एक होता है वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट होता है। अब वर्णीय लवक क्या है इसके बारे में कह रहा है कि क्या है, क्यूलोप्लास्ट कह रहा है एक रंगहीन लवक होता है। अवर्णीय लवक जो होता है एक रंगहीन लवक होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो पौधे के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ एवं भूमिगत तना में, या स्टार्च कणिकाओं में एक तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होता है, अर्थात ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट होता है। आगे कह रहा है एमाइलोप्लास्ट क्या है, तो कह रहा है कि यह एक मंड यानी स्टार्च का भंडार करता है। यह आलू, कंद, गेहूँ, चावल आदि में पाया जाता है। आगे कह रहा है एलियोप्लास्ट क्या है, तो कह रहा है यह वसा का संग्रहण करता है। यह बीज के भ्रूण पोषण पाया जाता है और इसको ओलियोसिस के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि एलियूरोप्लास्ट क्या है, यह प्रोटीन का भंडारण करते हैं। एलियूरोप्लास्ट क्या है, यह प्रोटीन का भंडारण करते हैं। यह फलियों के बीच के भ्रूण पोष में पाया जाता है, इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। आगे कह रहा है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक क्या है, तो कह रहा है कि ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी। कह रहा है ना कि इसमें क्या है कि ये पौधे रंगहीन, कह रहा है वर्णीय लवक में क्या कह रहा है कि ये रंगहीन लवक होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगीन लवक होते हैं, ना कि रंगहीन। वर्णीय लवक होता है रंगीन लवक होता है और जो प्राय लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण में क्या है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन लवक के कारण होता है, और गाजर में जो लाल रंग होता है ना कैरोटीन कारण होता है, पता ही है। और चुकंदर का बीटानिन के कारण होता है। चुकंदर में जो रंग होता है वो बीटानिन के कारण होता है। राय कह रहा है कि मिर्च का जो लाल रंग होता है यह तीखापन होता है कैप्सेनिन या कैप्सेथिन के कारण होता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है कुकुरमिनिन के कारण होता है। ठीक है, और प्याज एवं सेब का जो लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और पपीता का जो पीला रंग होता है ये कैरेकोजेंथिन के कारण होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसिन के कारण होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, और गाजर का लाल रंग बोलेगा तो कैरोटीन, और चुकंदर का लाल रंग बोलेगा बीटानिन, और मिर्च का लाल रंग या तीखापन बोलेगा कैप्सेनिन या कैप्सेथीन, और हल्दी का पीला रंग बोलेगा तो क्यूकुरमिनिन, और प्याज एवं सेब का लाल रंग बोलेगा तो एंथ्रोसाइनिन, और पपीता का पीला रंग बोलेगा तो कैरिका जेंथिन, और दूध का सफ़ेद रंग बोलेगा कैसिन के कारण होता है। ठीक है, ये सभी अगला है। आगे कह रहा है हरित लवक, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है कि पौधे के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी मौजूद वर्णक पर्णहरित होते हैं की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। आगे कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसका कारण होता है, तो क्या होगा? पत्तियों का हरा रंग बोलेगा तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग क्लोरोफिल मतलब पर्णहित कारण तथा पर्णहरित क्लोरोफिल तथा का हरा रंग उसमें उपस्थित मैग्नीशियम धातु कारण होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हरित लवक को क्या कहते हैं, बताइए? क्रोमोप्लास्ट हरित लवक को जो है ना कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। आगे कह रहा है कि हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। तो देखिए पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें किसका निर्माण होता है, तो क्या होगा? कैरोटीन का निर्माण होता है। कैरोटीन का निर्माण होता है। आगे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की हरित लवक भी अपना डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। आगे कह रहा है हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। आगे कह रहा है सेलुलोज क्या है? सेलुलोज का जो सूत्र होता है ना C6H10O5 इंटू होल का N होता है। सेलुलोज का जो होता है सेलुलोज क्या है? तो एक बहुलक है जो कई ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। यह पौधे की कोशिका भित्ति एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है।
मनुष्य में सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। ठीक है, मनुष्य जो है सेलुलोज को क्या कर सकता है, तो नहीं पचा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा, बताइए। उसका संवेग दोगुना हो जाता है। दोगुना हो जाएगा। उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। कह रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। दोगुना तो हो कह रहा है कि जाएगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाता है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इसलिए के बराबर वेग, एम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। इसको अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर निकाला है K2 1/2 mv², mv 2v²। फॉर्मूला पर निकाल के उसके बाद इसका जो है ना क्या दिया हुआ, p² 2p1, अतः संवेग क्या होगा, दोगुना होगा, निकाल के बताया है। आगे कह रहा है संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, तो कह रहा है किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है संवेग मतलब द्रव्यमान गुना क्या होता है, वेग होता है। संवेग के क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। परीक्षा उपयोगिता दिया हुआ है। तो कह रहा है ना किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। और द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आधी करेंगे तो आधी हो जाती है। आगे कह रहा है वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु गतिज ऊर्जा में क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। और वेग आधा करने पर वस्तु गतिज ऊर्जा में क्या होगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। आगे कह रहा है संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है तथा वस्तु की गति दोगुनी करने पर संवेग क्या होगी, तो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, बताइए। मीथेन। क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है। और प्राकृतिक गैस जो है हल्के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनती है। आगे करा इसमें समानता मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा पेंटेन पाए जाते हैं। आगे करा प्राकृतिक गैस के व्यापारिक उद्योग के लिए इसमें C3, C4, C5 हाइड्रोकार्बन अर्थात प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन हटाकर बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। इसमें मीथेन 80 से 90% होती है। आगे करा कि अत्यधिक दाब में रखे जाने के कारण इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कहते हैं। आगे करा सभी जीवाश्म ईंधनों में से यह सबसे उच्चतम है क्योंकि अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण जैसे उत्सर्जित करती है। आगे आगे करा कि प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अत्यधिक दाब से द्रवीकृत करके घरेलू ईंधन के रूप में सिलेंडरों को भरकर प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है ना कि प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अत्यधिक दाब से द्रवीकृत करके घरेलू ईंधन के रूप में सिलेंडरों में से भरकर प्रयोग किया जाता है। इसे ही द्रवीकृत पेट्रोलियम LPG कहते हैं। और मार्स गैस को, मीथेन को जो है ना मार्स गैस कहते हैं, सबको पता है। और कोयले की खानों में इसी कारण विस्फोट होता है। कोयले में कारण क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, विस्फोट होता है, मीथेन कारण। आय कहा कि प्रोपेन रसोई गैस मतलब LPG के प्रमुख संघटक होते में से है। और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे कह रहा है एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। कह रहा है कि मीथेन की तरह यह भी प्राकृतिक गैस व तेलकूपों में से निकलने वाली गैस है। कौन है, मीथेन, एथेन है, एथेन। आगे कह रहा है कि सोडियम प्रोपियोनेट मतलब C2H5COONA एवं सोडा लाइम NaOH मिश्रण के तेज गर्म करने पर प्रयोगशाला में क्या होता है, एथेन बनती है। आगे कह रहा है यह रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय परंतु एथिल एल्कोहल के पूर्ण विलेय है। आगे कह रहा है कि इसका उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में होता है। आगे कह रहा है एथिलीन क्या है, C2H4 है। तो कह रहा है यह एल्कीन श्रृंखला का प्रथम सदस्य होता है और इसमें प्रयोगशाला में मिथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 180 डिग्री तक गर्म करके जो है ना प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है इसका उपयोग पॉलीथीन बनाने में, फलों को पकाने तथा निषेचक के रूप में मस्टर्ड गैस बनाने में होता है। इसी मस्टर्ड गैस का प्रयोग विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। आगे क्वेश्चन 87 पे कह रहा है एक गैस में संचारित होने पे तरंग की तरंगदैर्घ्य उसकी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी होती है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा, 680 मीटर प्रति सेकंड होगा। कह रहा है कि एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग वेग क्या होगा, 680 मीटर पर सेकंड होगा। तो कह रहा है कि एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। तो यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस का तरंग वेग क्या होगा, 680 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको निकाल के बताया है। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है 88 नंबर। कह रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता
एक पदार्थ की जल में विलेयता का ताप बढ़ने से घटती है, वो कौन सा पदार्थ है, तो क्या होगा? गैस है। गैस है। क्या है? गैस है। कह रहा है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ क्या है? तो गैस है। कह रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? घटती है। पदार्थ क्या है? तो गैस है। ताप बढ़ने पर किसी गैस के द्रव्यों में विलेयता क्या होती है? घटती है। और आई कह रहा है घोले जाने पर गैस के अणु प्रावस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होते हैं। अतः विलीनीकरण के प्रक्रम में सहन के समझा जा सकता है। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है और घोले जाने पर गैस के अणु का प्रावस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होते हैं। अतः विलीनीकरण के प्रक्रम को संघनन के समझा जा सकता है तथा इस प्रक्रम में क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आगे दिया गया CO2 और G प्लस H2O I और H2O CO अब क्या करिए H2CO3 AQ प्लस हीट मतलब गर्म किया है। अर्थात गैसों की द्रव में विलेयता एक क्या है? गैसों की द्रव में विलेयता एक क्या? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आगे कह रहा है कि ठोस की द्रव में विलेयता ताप परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गतिक साम्य होने के कारण इसमें ले सेल्तिये नियम का पालन करना चाहिए। यह निकट संतृप्त प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होती है? बढ़नी चाहिए। यदि यह ऊष्माक्षेपी मतलब विलयन H जो है ना क्या है, तो मतलब छोटा होगा ऑक्सीजन से, मतलब छोटा, तो विलेयता क्या मतलब कम होगा ना ऑक्सीजन से, तो विलेयता क्या होगी? कम होनी चाहिए। आगे कह रहा है धातु बारे में कह रहा है वे पदार्थ जो कठोर चमकीले आघात भर दे तन्य तथा धात्विक और उष्मा तथा विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो कठोर चमकीले आघात वर्ध तथा तन्य ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे क्या है? तो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम आदि है। आगे 89 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम को प्राप्त करने में निहित होती है, क्या होती है? कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। कह रहा है कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने की निहित होती है, तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। कह रहा है कि वर्गीयस विधि द्वारा कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराकर पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है कि वर्गीयस प्रक्रिया उच्च तापमान और दबाव पर उच्च वाष्पशील बिटुमिनस कोयले के हाइड्रोजनीकरण द्वारा सिंथेटिक ईंधन के रूप में उपयोग के लिए तरल हाइड्रोकार्बन के उत्पाद की एक विधि है। इसे पहली बार 1913 में ईस्वी में फ्रेडरिक वर्गीयस द्वारा विकसित किया गया था। आगे करण 1931 में वर्गीयस को उच्च दबाव रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करण 1931 में वर्गीयस को उच्च दबाव रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे करा कि वनस्पति तेल। करा कि वनस्पति तेल एक ट्राइग्लिसराइड है जो पादप पौधे से निकाला जाता है। ये अंशित वसा होते हैं तथा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण में क्या है? सूरजमुखी है, बादाम है, मूंगफली है, नारियल है, सरसों, तिल इत्यादि आदि तेल है। आगे कह रहा है कि नारियल का एवं ताड़ का तेल वनस्पति तेल है। ठीक है, नारियल एवं ताड़ का तेल क्या है? वनस्पति तेल है, परंतु वह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में हो जाता है, इसलिए यह संतृप्त वसा का क्या है? उदाहरण है। आगे आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा है कि कह रहा है कि हाइड्रोजन H आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। हाइड्रोजन इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 1 होता है हाइड्रोजन का। और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन का खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और क्या है? ट्राइटियम है। ठीक है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन 90 पे कह रहा है कि लोहे पे कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसमें क्षय को रोका जा सकता है? तो क्या होगा बताइए? जिंक का। क्या होगा? जिंक का। कह रहा है लोहे पे कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसमें कि इसके क्षय को रोका जा सकता है? तो जिंक। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोहे पे कलई के लिए जिंक धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि क्षय को रोका जा सके। आगे कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते मतलब जिंक की परत चढ़ाने की विधि को एसत लेपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इससे संक्षारण से सुरक्षा प्राप्त होता है तथा जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी एसत लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। आगे कह रहा है कि संक्षारण से सुरक्षा की अन्य विधियाँ पेंट करके, तेल लगाकर और घी लगाकर एडोनीकरण या मिश्र धातु बनाकर होता है। आगे कह रहा है एडोनीकरण क्या? एडोनीकरण एल्यूमिनियम एवं मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने की पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम जो है ना ऑक्साइड की परत में संक्षारण होती है। आगे देखिए, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है 91 से, देख लीजिए। और बाकी कल इसका जो है ना हम लोग क्यूक रिवीजन कर लेंगे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक।
आगे मैथ रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बना लीजिएगा मैथ रीजनिंग। इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ। और आगे इसका जो है PDF पूरा फुल PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। इसका फुल PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। बाकी कल इसका ना क्विक रिवीजन कर लेंगे 1 से लेकर 90 नंबर क्वेश्चन तक, जो GK GS हिंदी इंग्लिश जो सारा है सभी का कर लेंगे रिवीजन। इसका PDF डाल देंगे पूरा। तो रहने दिया आज के लिए यहीं तक।